Welcome to my channel, Simple Way for the Asian. क्या आपने कभी सोचा है खूबसूरत लड़कियां केवल नौकरी वाले लड़कों को ही क्यों मिलती हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि नौकरी वाले लड़कों को लेटर लिखना आता है। वो हमारे आपके जैसे भगवान से आंखों के बालों के जरिए विश्व में सुंदर लड़की नहीं मांगते। वो तो भगवान को बकायदा लेटर लिखते हैं जिससे खूबसूरत वर्ड बदसूरत से न बदल जाए। आज की ये स्टोरी भी एक ऐसे ही आदमी की है जिसने भगवान को पैसे की जरूरत के कारण खत लिखा और उसे पैसे मिल भी गए। लोग कहते हैं अगर आपकी भगवान में श्रद्धा है तो आप पहाड़ भी हिला सकते हो। क्या इसका ये मतलब कि अगर हमें पहाड़ तोड़ना है तो हम भगवान की आराधना करें? हमारी पूरी स्टोरी या लेटर टू गॉड इसी क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो बिना आपका समय गवाए चलिए इस स्टोरी में भगवान को खत भेजना सीखा जाए। ये स्टोरी एक फार्मर लेंचो की जो वैली की सबसे ऊंची पोजीशन पे बैठा था, जहाँ से उसे फील्ड एकदम साफ दिख रही थी। उन अनराइट कॉर्न को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो बोल रहे हो, हम कॉर्न फ्रूट देने का वादा करते हैं अगर तुम हमें पानी की बौछार से रूबरू करवा दो। और जैसे ही लेंचो ऊपर देखता है उसे आशा की एक किरण दिखती है। उसे काले बादल फील्ड तक आते दिख रहे थे और तभी वो औरत जो सुपर बना रही थी कहती है, बहुत बढ़िया, अब जरूर बारिश होगी। और वो घर के बड़े बच्चे जो फील्ड पे काम कर रहे थे और घर के छोटे बच्चे जो घर के सामने खेल रहे थे सबको डिनर के लिए बुलाती है। सबको लग रहा था बारिश जरूर होगी। जैसे ही लेंचो तक बारिश की ताजी भरी हवा पहुंचती है वो बहुत खुश होता है और तुरंत इस खुशी को अपने परिवार के साथ बांटने के लिए दौड़ पड़ता है। वो जल्दी से घर पहुंच जाता है और सबको बताता है कि आसमान से पानी की बूंद नहीं बल्कि नए पैसे बरस रहे हैं। बड़े ड्रॉप 10 सेंट के और छोटे 5 के। लेंचो बहुत खुश था पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जल्दी ही हवा की बहुत तेज रफ्तार और पानी के साथ आसमान से बर्फ के गोले गिरने लगे और घर के छोटे बच्चे दौड़ पड़े उन सफेद मोतियों को बटेरने। लेंचो कहता है, ये बहुत बुरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि बर्फबारी बहुत जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो ये सब बर्बाद कर देगी। पर ऐसा होता नहीं है। अगले 1 घंटे तक लगातार बर्फबारी होती रही और पूरी वैली में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नमक बिछा दिया हो। लेंचो की कॉर्नफील्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। कॉर्न प्लांट के सारे फ्लावर टूट जाते हैं। तूफान के खत्म होने के बाद लेंचो और उसके बच्चे फील्ड में नुकसान का जायजा लेने जाते हैं। लेंचो अपने बच्चों से कहता है, तूफान ने हमारे पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर दी। इतना नुकसान तो तभी नहीं होता अगर ग्रासहॉपर हमारी फील्ड में बर्बादी मचाते। कम से कम वो हमारे लिए कुछ तो छोड़ देते। पर इस बर्फबारी ने तो सब बर्बाद कर दिया। हमारे पूरे साल की मेहनत बेकार चली गई। अब हम पूरे साल क्या खाएंगे? अब कौन हमारी मदद करेगा? लेंचो उस वैली में अकेले ही रहता था और उसे आशा थी तो केवल और केवल भगवान से। लेंचो पर जानवरों की तरह फील्ड में काम करना नहीं जानता था, वो लेटर लिखना भी जानता था और वो अपनी इसी कला का इस्तेमाल करते हुए भगवान को लेटर लिखता है। उसने लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल हमारी पूरी फैमिली भूख से मर जाएगी। प्लीज आप मुझे 100 पीसोस दें जिससे मैं अगले सीजन तक अपनी फैमिली का गुजारा कर सकूं। लेंचो ने उस लेटर को एनवेलप में डाला, उसमें स्टैम्प लगाया और एड्रेस टू गॉड लिखकर मेल बॉक्स में डाल दिया। और जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस एनवेलप में एड्रेस को देखा वो हंसने लगा। वो उस एनवेलप को पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है और वो मोटा लेकिन सभ्य पोस्ट मास्टर पहले तो हंसने लगता है पर बाद में कहता है, ये जो भी है इसे भगवान पे बहुत श्रद्धा होगी, हमें इसका भगवान से भरोसा टूटने नहीं देना चाहिए। लाओ इस लेटर का जवाब मैं लिखूंगा। पर जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा उसमें जवाब के साथ कुछ और भी चाहिए था। ये तो पॉसिबल नहीं था कि सारे एम्प्लॉय मिलकर भी 100 पीसोस इकट्ठा कर पाए। और फिर पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ने थोड़ा थोड़ा चैरिटी डोनेट किया और उन्होंने आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था और एक एनवेलप में एक लेटर के साथ जिसमें केवल एक ही वर्ड लिखा था, गॉड, लेंचो के नाम पे रख दिया। उस संडे लेंचो सुबह ही बिल काउंटर पे आया। एज यूजुअल उसने पूछा अगर उसके लिए कोई लेटर आया हो। उसे पोस्टमैन ने खुद हैंड टू हैंड लेटर दिया जबकि पोस्ट मास्टर अपने केबिन में बैठकर उसकी खुशी को देखने के लिए उतावला था। जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को खोला वो बहुत ज्यादा खुश हुआ उन पीसोस को देखकर। पर अगले ही पल वो बहुत ज्यादा उदास हो गया जैसे ही उसने उन पैसों को काउंट किया। लेंचो को लगा भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, पैसे जरूर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ही निकाले हैं। लेंचो तुरंत काउंटर पे गया, वहाँ से इंक और पेपर मांगा और बहुत ज्यादा गुस्से में एक लेटर लिख दिया। उसने एनवेलप और स्टैम्प खरीदा और एड्रेस में टू गॉड लिखकर मेल बॉक्स में फिर डाल दिया। लेंचो के जाते ही पोस्टमैन ने तुरंत मेल बॉक्स ओपन किया, उसमें से लेंचो के लेटर को निकाला और उसमें लिखा था, भगवान मुझे केवल 70 पीसोस ही मिले, 30 पीसोस और सेंड कर दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पर मेल के जरिए नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे
करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर अ टाइम ऑफ सर्जरी के बारे में, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने। ये स्टोरी है एक डॉग ट्रिकी की, जिसे उसकी रिच मिस्ट्रेस मतलब उसकी मालकिन बहुत ज्यादा खाना खिलाती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। और फिर उस डॉग का इलाज करते हैं एक वेटरनरी सर्जन। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि क्या वो डॉग रिकवर कर पाता है, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों। इस स्टोरी के एक्सप्लेनेशन में आपको एज अ टास्क 3 क्वेश्चन के आंसर खोजने हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है ट्रिकी की मिस्ट्रेस का नाम क्या था, दूसरा क्वेश्चन ट्रिकी की मिस्ट्रेस ने क्या फैसला लिया और क्या वो सही था, और तीसरा क्वेश्चन स्टोरी में नरेटर कौन है। तो बिना आपका समय गवाए चलिए इस स्टोरी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को शुरू किया जाए। रियली मैं ट्रिकी को देख के उसके लिए बहुत ज्यादा उदास था। जैसे ही मैंने सड़क पे उसे उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा, मैंने तुरंत अपनी कार रोकी और उनसे मिलने चला गया। लिटरली मैं ट्रिकी को देख के एकदम चौंक गया था। वो बहुत ज्यादा मोटा था, उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एकदम टाइट लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ब्लॉटर सॉसेज में किसी ने 4 छोटे छोटे पैर लगा दिए हों। फिर मिसेस पॉम्फ्रेरी ने मुझे कहा, ये बहुत आलसी और कमजोर हो गया है मिस्टर हैरियट। ऐसा लगता है जैसे इसके पास एनर्जी ही नहीं है। ये जरूर माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार है, इसीलिए मैं इसे खाने में और भी बहुत सी चीजें देने लगी हूँ, जैसे कॉर्ड लिवर ऑयल, माइल्ड और हॉर्लिक्स। और ये सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या आपने इसे खाने से स्वीट चीजों को रिमूव किया, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था। तो मिसेस पॉम्फ्रेरी ने मुझसे कहा, हमने कुछ दिनों तक कोशिश तो किया था, पर ट्रिकी को क्रीम केक और चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम उस डाइट को ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाए। और मैं तो ये सोच के परेशान था कि इन्होंने क्या क्या मुझे नहीं बताया होगा। फिर मैंने पूछा, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाती हैं? और मिसेस पॉम्फ्रेरी ने रिप्लाई दिया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये मेरे साथ बस थोड़ा सा वॉक पर जाता है। और जब से हमारे गार्डनर को लंबैगो मतलब बैक पेन होने लगा है, क्योंकि रिंग थ्रोइंग गेम भी नहीं खेल रहा। और मैंने बहुत ही सीरियस टोन पे कहा, अगर आपने ट्रिकी को खाना देना कम नहीं किया और ट्रिकी की एक्सरसाइज दोबारा से चालू नहीं करवाई, तो ट्रिकी बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। मिसेस पॉम्फ्रेरी, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। फिर मिसेस पॉम्फ्रेरी ने कहा, ओह मिस्टर हैरियट, मैं कोशिश करूंगी, पर आपको पता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिसेस पॉम्फ्रेरी को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ट्रिकी को डाइट फॉलो करवा पाएंगे, और मुझे ऐसी उम्मीद थी। मिसेस पॉम्फ्रेरी ने मुझे कुछ ही दिनों में कॉल किया, वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। उन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं। इसके अलावा कुछ देर में वॉमिट भी कर रहा है और आज तो वो वॉक पर भी नहीं जा रहा। फिर मुझे ये तो पहले से ही पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा। मैंने मिसेस पॉम्फ्रेरी से कहा, हमें ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। आप ट्रिकी को एक फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। और ये सुन के मिसेस पॉम्फ्रेरी एकदम चौंक गई। उन्हें लगता था कि ट्रिकी उनके बिन एक भी दिन नहीं रह पाएगा, लेकिन मैंने उनसे कहा, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार है और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। मुझे लगता है हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं तुरंत आता हूँ ट्रिकी को अपने साथ ले जाने। मैं अपनी कार में छोटे से ब्लैंकेट में लिपटे हुए डॉग को लेकर वापस आ ही रहा था कि मिसेस पॉम्फ्रेरी का पूरा स्टाफ ट्रिकी के सामान लाने में जुट गया। ट्रिकी के डे बेड, उसके नाइट बेड, उसकी ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, डिनर बाउल। पर ये सब देख के मुझे समझ में आ गया था कि ट्रिकी की घर गृहस्थी मेरे कार में तो नहीं आ पाएगी। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और जैसे ही मैं टर्न ले रहा था, मैंने साइड मिरर को देखा। मिसेस पॉम्फ्रेरी और उनके पूरे स्टाफ के आंख में आंसू थे। मैंने रास्ते में ट्रिकी के सिर पे हाथ फेरा और उसने पूंछ हिलाई, पर ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी को अपनी पूंछ हिलाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और मैंने ट्रिकी को कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। तो दोस्तों, वक्त आ गया है उन 3 क्वेश्चंस के आंसर का जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। आप नीचे आंसर कमेंट्स में बताओ। क्या कहा? क्वेश्चन भूल गए? अच्छा सुनो, पहला क्वेश्चन था ट्रिकी की मिस्ट्रेस का नाम क्या था, दूसरा क्वेश्चन था ट्रिकी की मिस्ट्रेस ने क्या फैसला लिया और क्या वो सही था, और तीसरा क्वेश्चन स्टोरी में नरेटर कौन है। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन मस्ट है, उसका आंसर तो देना ही है, अदरवाइज वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखो। आशा करता हूँ आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट में दे दिए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए उस क्वेश्चन जिनके आंसर आपको इस वीडियो के आखिरी में देने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्या मिस्टर हैरियट मिसेस पॉम्फ्रेरी से ज्यादा तेज थे? दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर हैरियट डॉग को कैसे ठीक करते हैं? तीसरा क्वेश्चन, मिस्टर हैरियट ट्रिकी को हमेशा के लिए क्यों रखना चाहते थे? और चौथा क्वेश्चन, जब मिसेस पॉम्फ्रेरी ने ट्रिकी को 15 दिनों के बाद देखा, तो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी की सर्जरी की है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं अपनी सर्जरी में वापस आया, वहाँ सारे डॉग्स मेरे आगे पीछे दौड़ने लगे, पर जैसे ही मैंने ट्रिकी को नीचे छोड़ा, वो एकदम शांति से कारपेट में जाके बैठ गया। कुछ डॉग ने उसे रोल किया और अपने साथ एंगेज करने की कोशिश भी की, पर ट्रिकी को कोई भी रिस्पांस नहीं दिखाने पे वो भी वहाँ से चले गए। मैंने ट्रिकी के लिए एक बॉक्स में वार्म क्लॉथ बिछा के बेड बनाया और उसके बेड को वहाँ लगा दिया जहाँ सारे डॉग सोते थे। अगले ही दिन से ट्रिकी अपने सराउंडिंग के डॉग के साथ इंटरेस्ट दिखाने लगा था और तीसरे दिन से ट्रिकी उन डॉग्स के साथ खेलने भी लगा था। उन 2 दिनों तक मैंने ट्रिकी को खाना नहीं दिया था क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत फैट था।
और कुछ दिनों बाद जब मैंने सारे डॉग्स को एक साथ खाना दिया तो सारे डॉग्स अपने खाने को बहुत तेजी से खा रहे थे, क्योंकि उनको पता था अगर वो लेट हो जाएंगे तो उन्हें अपने ही खाने के लिए किसी और डॉग के साथ फाइट करना पड़ेगा। और आपको पता है टिकी अपने हिस्से के खाने के लिए केजियन जैसे बहुत बड़े बड़े डॉग से भी लड़ता था। मैं टिकी के लिए बहुत खुश था, क्योंकि वो बिना सर्जरी के ही ठीक हो रहा था। वो टाइगर जैसे अपने हिस्से के खाने के लिए लड़ता था और रात को पुराने हेन हाउस के सामने रैट्स का शिकार भी किया करता था। पर मिसेस पम्फेरी मुझे दिन में कम से कम 10 से 12 बार कॉल करती थी टिकी की हाल पूछने के लिए। वो मुझसे पूछती थी मेरे छोना मोना ने खाना खाया और उसने आज कोट कौन सा पहना है और क्या आपने मेरे छोना मोना की हीरो चेंज की। पर मैं उनके ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर नहीं देता था। मैं उन्हें केवल कह देता था वो खतरे से बाहर है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। टिकी ठीक हो रहा है ये बात मिसेस पम्फेरी के दिल को छू गई और मिसेस पम्फेरी ने उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रोज 2-2 दर्जन एग्स भेजने लगी। और मैं आपको सच बताऊं, तब से कुछ दिनों तक मुझे और मेरे फ्रेंड को ब्रेकफास्ट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। पर हमारा ब्रेकफास्ट दावत तो तब बन गया जब से टिकी के लिए वाइन आने लगी थी। आ गया ना मुंह में पानी। मिसेस पम्फेरी का मानना था ब्रांडी टिकी की ब्लड को प्योर कर देगी और मेरी जिंदगी की वो बहुत खूबसूरत दिन थे। सुबह बॉइल्ड एग के साथ होती थी, आफ्टरनून में विस्की और ऑमलेट और रात में ब्रांडी। आय हाय, वो लग्जरियस लाइफ को जीते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं टिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना दूं। पर उस फोर्टनाइट के आखिरी दिन मुझे मिसेस पम्फेरी का कॉल आता है। उन्होंने कहा मैं टिकी को लेने आ रही हूँ मिस्टर हैरियट। बस कुछ ही मिनटों के अंदर मिसेस पम्फेरी पहुंच गई। पर उस 15 दिनों में टिकी की फिगर एकदम बदल गई थी और मिसेस पम्फेरी उसे उन डॉग्स की गैंग में पहचान ही नहीं पाई। उन्होंने मुझसे कहा टिकी ठीक तो है ना, कहाँ है मेरा टिकी। मैंने कहा हाँ टिकी एकदम ठीक है, आप यही रुकिए मैं उसे लेके आता हूँ। जैसे ही मैं सर्जरी में गया टिकी अपनी गैंग के मेंबर के साथ खेल रहा था। मैं उसे अपनी आर्म में लेके आ ही रहा था, पर जैसे ही टिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा वो मेरी आर्म से जंप करके मिसेस पम्फेरी की गोद में जाके बैठ गया। मैंने टिकी के सारे सामान जो उसके साथ दहेज में आए थे मिसेस पम्फेरी की गाड़ी में रखवा लिए, जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। और फिर कार स्टार्ट हुई और मिसेस पम्फेरी ने विंडो से सर बाहर निकाल कर देखा और उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने जाते जाते कहा मिस्टर हैरियट आपका सर्जरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ये कहानी शुरू होती है जब 2 बच्चे पार्क में टहल रहे थे और तभी उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उन्हें उनकी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ। उनकी आंखों के सामने उन्हें किसी के कदमों के निशान बनते दिख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो तीसरा इंसान उन्हें दिख नहीं रहा था। उन गीली मिट्टी में कदमों के निशान तो साफ साफ बनते दिख रहे थे, लेकिन नहीं दिख रहा था तो निशानों को बनाने वाले कदम। और जैसे ही वो दोनों बच्चे उस फुटप्रिंट की तरफ तेजी से बढ़ने लगे वो कदमों के निशान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। पर अफसोस कुछ ही दूर पे फिर से सूखी मिट्टी आ गई और बिना फुट के फुटप्रिंट के निशान उसी गीली मिट्टी के साथ दफन हो गए। उन बच्चों के लिए तो उन बिना फुट के फुटप्रिंट के निशान हमेशा के लिए दफन हो गए, लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये फुटप्रिंट थे किसके। प्लीज को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिना स्किप किए पूरी कंसंट्रेशन के साथ आखिरी तक देखना, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएं। तो बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो शुरू किया जाए। ये कहानी है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन की, जो सालों से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाने के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और एक दिन आखिरकार उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और वो एक ऐसा ड्रग बना लेते हैं जिसे लेने के बाद आप ट्रांसपेरेंट हो सकते हो, बोले तो मिस्टर इंडिया हो सकते हो। और फाइनली प्रोफेसर ग्रिफिन उस ड्रग को सबसे पहले अपने पर ट्राई करते हैं और वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद ग्रिफिन सबसे पहले जिस घर में रहते थे उसे आग लगा देते हैं, क्योंकि उस घर के ऑनर प्रोफेसर ग्रिफिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो उन्हें घर से भी बाहर निकालना चाहते थे। प्रोफेसर ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड से तो बदला नहीं लिया, पर अब वो बेघर थे। और तो और अब वो उस ठंड भरी रात में अपने कपड़े भी नहीं पहन सकते थे, क्योंकि उनकी बॉडी इनविजिबल हुई थी, उनके कपड़े नहीं। पर थोड़ी देर में प्रोफेसर ग्रिफिन को ये समझ में आ गया कि लंदन की ठंड में वो बिना कपड़ों के ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो जल्दी से एक बड़े से स्टोर में चले जाते हैं जो बस बंद ही होने वाला था। और उस स्टोर के बंद होते ही वो उस स्टोर के सबसे महंगे कपड़ों को पहन लेते हैं और अब वो अपने सर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से कवर थे। और अब जैसे ही प्रोफेसर ग्रिफिन को ठंड से थोड़ी राहत मिली उन्हें भूख लगने लगी। पर आज उन्हें खाने की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जिस स्टोर में थे वहाँ के एक रेस्टोरेंट के फ्रिज में ताजा मीट बना हुआ रखा था। प्रोफेसर ग्रिफिन ने उस मीट को कोल्ड कॉफी और वाइन के साथ एंजॉय किया और वहीं गद्दों की साइड के ऊपर वो सो गए। पर रात को प्रोफेसर ग्रिफिन ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था और तो और रात को ठंड भी बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रोफेसर ग्रिफिन सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गए, शायद थोड़ी ज्यादा ही लेट हो गए। और जब सुबह उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि 4 सेल्समैन उनकी तरफ आ रहे हैं। वो सेल्समैन को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर जल्दी जल्दी भागते भागते उन्होंने अपने सारे कपड़े वापस उतार दिए और एक बार फिर वो मिस्टर इंडिया हो गए।
पर अब लंदन की सुबह की कड़कती ठंड में वो बिना कपड़ों के ज्यादा देर नहीं घूम सकते थे। इसलिए प्रोफेसर ग्रिफिन प्लान बनाते हैं कि वो किसी ड्रामा कंपनी के मेकअप रूम से फेस मास्क, पिग और कपड़े पहनकर अपनी पूरी बॉडी को कवर करेंगे और जब उन्हें दोबारा गायब होने का मन होगा तो वो अपने सारे कपड़े वापस रिमूव कर देंगे। जल्द ही वो ऐसी शॉप खोल देते हैं जहाँ उन्हें उनकी पूरी बॉडी कवर करने की सारी चीजें मिल जाती हैं। अब प्रोफेसर ग्रिफिन को ठंड से बचने के लिए तो कपड़े मिल गए थे, पर अब उन्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत थी। इसलिए प्रोफेसर ग्रिफिन ने जिस शॉप से कपड़े चुराए थे उसके ओनर को एक जोर का स्मैश मारते हैं और उसे बेहोश करके उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। पर प्रोफेसर ग्रिफिन को अब इस बात का डर था कि अगर शॉप के ओनर को होश आ गया तो वो उन्हें पुलिस से पकड़वा सकता है। इसलिए प्रोफेसर ग्रिफिन जल्दी से लंदन के रेलवे स्टेशन से और उस गांव में एक छोटे से इन को बुक कर लेते हैं जिसमें 2 कमरे थे। वो इन मिस्टर एंड मिसेस हॉल का था। एक तरफ तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि प्रोफेसर ग्रिफिन ने उन्हें ऑलरेडी एडवांस दे दिया था, और वहीं उन्हें प्रोफेसर ग्रिफिन की अपीयरेंस देखकर उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि उन्होंने अपने पूरे मुंह में बैंडेज बांध रखा था और तो और उन्होंने नोट भी नकली लगा रखी थी। जब मिस्टर एंड मिसेस हॉल ने प्रोफेसर ग्रिफिन से उस बैंडेज और नकली नाक का रीजन पूछा तो उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट की वजह से उनका चेहरा खराब हो गया था, इसीलिए उन्होंने पूरा चेहरा कवर कर रखा है। मिस्टर एंड मिसेस हॉल को प्रोफेसर ग्रिफिन का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फिर भी उन्होंने प्रोफेसर ग्रिफिन को अपने इन में रुकने दिया क्योंकि प्रोफेसर ग्रिफिन उन्हें ऑलरेडी एडवांस दे चुके थे। क्या प्रोफेसर ग्रिफिन ने उस क्लॉथ स्टोर से जो पैसे चुराए थे वो ज्यादा दिन नहीं चले और उनके सारे पैसे कुछ ही दिनों में खत्म हो गए और अब उनके पास मिस्टर एंड मिसेस हॉल के इन का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। और अब प्रोफेसर ग्रिफिन मिस्टर एंड मिसेस हॉल को ये बोल के टालने लगे कि मेरा एक चेक आने वाला है और चेक आते ही मैं आपको आपका किराया दे दूंगा। पर सच तो ये था कि उनके पास कोई भी चेक नहीं आने वाला था और अब उन्हें जल्दी से पैसों का इंतजाम करना था और वो उसी रात फिर एक चोरी का प्लान बनाते हैं और इस बार प्रोफेसर चोरी करते हैं क्लर्जीमैन के घर में, बोले तो चर्च के फादर के घर में। जब प्रोफेसर ग्रिफिन चोरी कर रहे थे तभी चर्च के फादर की नींद खुल जाती है और वो एक मोटा सा रॉड लेके आते हैं। अचानक से स्टडी रूम का दरवाजा खोलते हैं और एकदम जोर से कहते हैं सरेंडर। उन्हें उनके सामने ड्रॉर भी खुला दिख रहा था और तो और उस ड्रॉर से पैसे भी गायब थे, लेकिन उन्हें नहीं दिख रहा था तो वो पैसे चोरी करने वाला इंसान। वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार जब कोई भी रूम के बाहर आया ही नहीं तो चोर गया तो गया कहाँ। अब सुबह के 4 बज चुके थे और मिस्टर एंड मिसेस हॉल भी उठ चुके थे। वो देखते हैं कि प्रोफेसर ग्रिफिन का दरवाजा खुला हुआ है। ये उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी क्योंकि प्रोफेसर ग्रिफिन ना ही किसी को अपने रूम के अंदर आना अलाउ करते थे और ना ही किसी को अंदर झांकना, लेकिन आज उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस हॉल को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है ये देखने की कि आखिरकार प्रोफेसर ग्रिफिन रूम के अंदर करते क्या हैं। पर जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस हॉल रूम के अंदर घुसते हैं वो देखते हैं प्रोफेसर ग्रिफिन तो अपने रूम में है ही नहीं और तो और उन्होंने जिन बैंडेज को अपने चेहरे में बांध रखा था वो भी जमीन पे पड़े हैं और तो और उनके सारे कपड़े भी वहीं रखे हैं। और जब उन्होंने बेड को छुआ तो वो एकदम ठंडा था, उसे छूने में ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर ग्रिफिन बहुत देर पहले ही उठ चुके हों। तभी बेड के ऊपर रखी हैट हवा में उड़ने लगती है और वो मिस्टर हॉल के चेहरे में आके बहुत तेजी से लगती है और फिर अचानक से चेयर हवा में उड़ने लगती है और वो मिसेस हॉल की तरफ आने लगती है। ये देख के मिस्टर एंड मिसेस हॉल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो रूम से बहुत तेजी से भागने लगते हैं। वो बेचारे बूढ़े मिस्टर एंड मिसेस हॉल इतनी तेजी से रूम से बाहर की ओर भागते हैं कि मिसेस हॉल लगभग सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी और तभी एक बार फिर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर अचानक से दरवाजा खुलता है और उससे प्रोफेसर ग्रिफिन बाहर निकलते हैं और वो मिस्टर एंड मिसेस हॉल को उनका किराया दे देते हैं। ये सारी चीजें मिस्टर एंड मिसेस हॉल अपने पड़ोसियों को भी बताते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि जब प्रोफेसर ग्रिफिन अपने रूम में नहीं थे तभी चर्च के फादर के घर में भी चोरी हुई थी। और ये सारी चीजों से ये तो साफ हो गया था कि मिस्टर एंड मिसेस हॉल के घर में जो भी हुआ वो किसी भूत ने नहीं बल्कि प्रोफेसर ग्रिफिन ने किया था। और फिर इपिंग के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो प्रोफेसर ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस कांस्टेबल को ही बुला लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस आए मिसेस हॉल जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है और वो बिना कुछ सोचे समझे प्रोफेसर ग्रिफिन के रूम में चली जाती है और वो प्रोफेसर ग्रिफिन से पूछती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। उनके रूम की चेयर हवा में कैसे उड़ रही थी और जब दरवाजा बंद हो गया तो प्रोफेसर ग्रिफिन रूम के अंदर आए तो आए कैसे। और मिसेस हॉल की ये सारी बातें सुनकर प्रोफेसर ग्रिफिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और वो मिसेस हॉल से कहते हैं कि आपको जानना है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर प्रोफेसर ग्रिफिन ने अपने चेहरे से उन बैंडेज को निकाल लिया और जैसे ही प्रोफेसर ग्रिफिन ने अपने चेहरे से उन बैंडेज को निकाल दिया कुछ ही मिनटों में इनके बाहर पूरे इपिंग की जनता जमा हो गई थी बिना सर वाले इंसान को देखने के लिए। और जल्दी ही पुलिस कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं
और वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उन्हें जिस इंसान को अरेस्ट करना है उसका सही नहीं है, लेकिन वो मजबूर थे। उनके पास प्रोफेसर ग्रिफिन का अरेस्ट वारंट था और मिस्टर जेफर्स को प्रोफेसर ग्रिफिन को किसी भी हालत में अरेस्ट करना था, चाहे उनका सर हो या नहीं हो। पर मिस्टर जेफर्स जैसे ही प्रोफेसर ग्रिफिन के पास उन्हें अरेस्ट करने जाने लगते हैं, प्रोफेसर ग्रिफिन एक बार फिर से इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही पलों में प्रोफेसर ग्रिफिन एक बार फिर से अपने सारे कपड़े उतार देते हैं और एक बार फिर वो मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। गायब होने के बाद प्रोफेसर ग्रिफिन ने मिस्टर जेफर्स को बहुत ज्यादा मुक्के मारे और जब मिस्टर जेफर्स बेहोश हो गया तो प्रोफेसर ग्रिफिन वहां से भाग गए। क्योंकि द बॉल पोएम इसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। तो बिना आपका समय गवाए चलिए इस पोएम की डीप मीनिंग को फील किया जाए। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये पोएम एग्जांपल है एक ऐसी पोएम की जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस पैरा को खुद से पढ़ लो और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पैरा की डीप मीनिंग। आशा करता हूँ आपने पैरा पढ़ लिया होगा, तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What he is to do? I saw it go merely bouncing down the street and then merely over there in the water. इस पैरा में पोएट कहते हैं, अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है। खैर वो कर भी क्या सकता है। मैंने उस बॉल को देखा, वो बॉल खुशी से उछलते कूदते सड़क से नीचे आई और खुशी से पानी में चली गई। ऐसा उस बच्चे के साथ पहली बार हुआ था जब उसकी आंखों के सामने उसकी कोई चीज उससे दूर चली गई हो। वो बच्चा ना ही उस समय कुछ कर पाया और ना ही अब कुछ कर सकता है। फिर बात करते हैं इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। इस पैरा की पहली दो लाइन्स में एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, क्योंकि पहली दोनों लाइन में पहला वर्ड व्हाट रिपीट हुआ है। इसके अलावा सेकेंड लाइन में अलिटरेशन है, क्योंकि व्हाट वर्ड लगातार दो बार रिपीट हुआ है। जो कि पोएट कहते हैं बॉल खुशी से उछलते कूदते पानी में चली गई, इसलिए पोएम में इमेजिनरी लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पैरा की ओर। एज यूजुअल सबसे पहले आपको पैरा खुद से समझने की कोशिश करना है, तो जल्दी से रीड कर लो। आशा करता हूँ आपने पैरा पढ़ लिया होगा। तो पोएट कहते हैं, no one used to say, oh there are other balls, and ultimate taking leave fixes the boy as he stands ragged, trembling, staring down. All is in there in the harbor where his ball went. तो इस पैरा में पोएट कहना चाहते हैं, अभी उस बच्चे से ऐसा बोलने का कोई फायदा नहीं कि ये लॉस बहुत बड़ा नहीं है, तुम ऐसी कई बॉल खरीद सकते हो, क्योंकि अभी वो बच्चा अपनी बॉल खो जाने के गम में बहुत दुख है और वो अपने इस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा है। उसे अपनी बॉल खो जाने का बहुत ज्यादा दुख है, इतना कि वो अपनी बॉल को घूर घूर कर देख रहा है और उसे देख देख कर कांप रहा है। और तो और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उस बॉल के साथ बिताई उसके हर एक लम्हे, हर एक पल उसी बॉल के साथ हार्बर चले गए हों। हार्बर में तो होता है बंदरगाह, जहाँ नदी का मिलन समंदर से होता है। मुझे तो इस पैरा में कोई भी लिटरेरी डिवाइस नहीं मिला, अगर आपको मिले तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलते हैं अगली पैरा की ओर। अगेन सबसे पहले आपको इस पैरा को खुद से रीड करना है, तो चलो जल्दी से एक बार रीड कर लो। तो इस पैरा में पोएट कहते हैं, I would not introduce on him a dime. Another world is worthless now. He senses his first responsibility in the world of provisions. People would take balls would always lost little boy. मैं सिचुएशन में बिन बुलाए मेहमान की तरह इंटर नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात पैसे या बॉल की नहीं है, ये बात है बॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो उस बच्चे ने खो दी है। आज उस बच्चे ने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है उस बॉल को खो के, और मैं उस बच्चे की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के उस एहसास को उससे नहीं छीनना चाहूंगा। वैसे भी इस दुनिया में लोग बहुत सी चीजें कोशिश करते हैं, पर इंसान में ये चीजें कभी न कभी सारी चीजों को दूर तो जाना ही है।
तो जल्दी से बात कर लेते हैं इस पैरा में यूज हुए लिटरेरी डिवाइस के बारे में, जो कि पैरा में बॉल वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। इस पैरा में रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस है। तो चलते हैं अगले पैरा की ओर। जल्दी से आप एक बार इस पैरा को रीड कर लो। आशा करता हूँ आपने इस पैरा को पढ़ लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate ties the epistemology of loss, how to stand up. Knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. इस पैरा में पोएट कहना चाहते हैं, बेशक उस बॉल की कीमत बहुत कम है, लेकिन अगर बात करें उस बॉल से जुड़ी यादों की, तो उन्हें कोई भी नहीं खरीद सकता। खैर, आज इस बच्चे ने पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है। आज तक उसने केवल अपनी आंखों से चीजें पाते हुए देखा था, पर आज उसने चीजों को खोने का ज्ञान प्राप्त किया है। आज उसने मुश्किल परिस्थितियों के सामने अपने आप को खड़ा करना सीखा है। आज उसने ज्ञान प्राप्त किया है जो इस दुनिया में सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे इस पोएम में पोएट ने बहुत ज्यादा डीप नॉलेज देने की कोशिश किया है। खैर, इस पैरा में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि एलिट्रेशन कहाँ यूज हुआ है और कैसे यूज हुआ है, तो बहुत पसंद आया होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम फायर एंड आइस की। तो बिना आपका समय गवाए चलिए इस पोएम की डीप मीनिंग को फील किया जाए। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये जरूर सुना होगा, अपने एम, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपके दिल में ज्वाला होनी चाहिए, दिन रात आग सुलगती रहनी चाहिए। इसी तरह इस पोएम में भी आइस को हेट मतलब नफरत से कंपेयर किया गया है और डिजायर मतलब इच्छा को फायर से कंपेयर किया गया है। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I would tasted of desire, I rolled with those who fear fire. याद रखिएगा, इस पोएम में फायर वर्ड का इस्तेमाल लोगों के बीच नफरत के तौर पे किया गया है, जबकि आइस वर्ड का यूज समय के साथ हमारी बदलती जरूरतों के लिए किया गया है। हाँ जी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत डिजायर से होगा, लोगों की ग्रीड से होगा, और कुछ कहते हैं नफरत से। पर मुझे लगता है इस दुनिया का अंत लोगों की एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना से होगा। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that the destruction of ice is also great and would suffice. लेकिन अगर ऐसा होता कि दुनिया का अंत 2 बार हो सकता, तो लोगों की बढ़ती जरूरत एक बहुत बड़ी कारण हो सकती थी इस दुनिया के अंत की। ये छोटी सी पोएम यहीं पे खत्म होती है। चलिए जानते हैं इस चैप्टर कुछ ऐसे वर्ड्स की मीनिंग जिन्हें अगर आप एग्जाम में यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप टीचर से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करेंगे। तो उसमें सबसे पहला वर्ड है डिजायर। डिजायर मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा। अगला वर्ड है फेवर। फेवर मतलब होता है सपोर्ट करना। तीसरा वर्ड है पेरिस। पेरिस मतलब होता है नष्ट करना। एंड द फोर्थ वर्ड है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब हम सबको पता है बर्बादी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सफाइस। सफाइस मतलब होता है सफिशिएंट होना। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पोएम में यूज होने वाले कुछ लिटरेरी डिवाइस के बारे में। इस चैप्टर में ऑथर ने बेसिकली 3 मेन लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं। सबसे पहला एलिट्रेशन, दूसरा पर्सोनिफिकेशन और तीसरा एनाफोरा। बात कर लेते हैं एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन एक कॉन्सोनेंट साउंड के बार बार रिपीटेशन को कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे इस पोएम में फेवर फायर में एफ जो कि कॉन्सोनेंट है वो 2 बार रिपीट हुआ है, फेवर फायर। इस पोएम में एलिट्रेशन का एक और एग्जांपल है जिसे आप नीचे कमेंट से बताओ। बात करते हैं दूसरे लिटरेरी डिवाइस की जो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है अगर पोएट किसी नॉन लिविंग थिंग को एज लिविंग थिंग प्रेडिक्ट करे, जैसे इस पोएम में ऑथर ने आइस और फायर को किया है। जो तीसरा लिटरेरी डिवाइस है दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा होता है किसी सेम वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को बार बार पोएम में रिपीट करना। पर एनाफोरा और एलिट्रेशन में ये अंतर है, एनाफोरा में वर्ड रिपीट नहीं होते हैं, साउंड रिपीट होता है, जबकि एलिट्रेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं, साउंड नहीं। जैसे आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आप एस वर्ड का यूज कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो एस वर्ड बाकी सब वर्ड से खींच के आ रहे हैं। तो बस यहीं पे खत्म होता है चैप्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको नीचे एक लाल दरवाजा दिख रहा होगा, उसे नॉक करना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी